नाज़रीन, DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़श्ता एक दिहाई में पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस थे इनका जायज़ा पेश किया और दहशतगर्दी की जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों समेत भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे की असलियत भी एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब की। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर अब मौजूद नहीं है। पहले हमारी तवज्जो साबका फाटा पर थी, अब हमारी तवज्जो बलोचिस्तान पर है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा भी करेंगे। CPAC के मंसूबों के लिए एक नया सिक्योरिटी डिवीज़न बना दिया गया है जो गवादर में है और साथ में साहिली पट्टी की सिक्योरिटी को भी देखा जा रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि साबका फाटा में 1 इंच भी अब ऐसा नहीं है जहां रियासत की रिट कायम ना हो। हम लगातार खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। ख़तरात अभी भी हैं, मसाइल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में हैं। अफ़गान सरहद पर लगने वाली बाढ़ के हवाले से तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि हमने ये बाढ़ अपने फ़ौजियों के खून और पसीने की बदौलत लगाई है और किसी की मजाल नहीं कि इस बाढ़ को उखाड़ सके। पाक अफ़गान सरहद पर बाढ़ का 83% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाक ईरान सरहद पर बाढ़ का 37% काम मुकम्मल किया जा चुका है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की कामयाबी के बारे में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि 2020 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% कमी आई है। साल 2020 में 50% से ज़ायद दहशतगर्दी के ख़तरात को नाकाम बनाया गया है। 2020 में खुदकुश हमलों में 97% कमी आई है। कराची 2014 में क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2020 में 103 नंबर पर आ चुका है। कराची के अंदर दहशतगर्दी में 95%, टारगेट किलिंग में 98%, भत्ताखोरी में 99%, जबकि अगवा बराए तावान के वाक़यात में 98% कमी वाक़ई हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जाली खबरों के ज़रिए भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगंडे को भी बेनकाब किया और ये कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान अमन और तरक्की के राह पर गामजन हो। तर्जुमान पाक फ़ौज का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के भारत मुखालिफ डोजियर पर आलमी सतह पर इसको संजीदगी से लिया गया है। DGISPR की इस बात का सबूत ये है कि सलामती काउंसिल के अरकान ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए भारत को अहम कमेटियों का सरबराह बनाने की मुखालिफत की है। भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफ़गान उमूर, एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था, लेकिन रुकन ममालिक ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। रुकन ममालिक का कहना था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी एजेंडे को बढ़ा सकता है और कमेटियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि आलमी इदारे सेहत ने भी कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और लद्दाख को भी हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल नहीं किया है। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय नक्शे में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ को शामिल किया गया था, लेकिन आलमी इदारा सेहत अपनी वेबसाइट पर जारी नक्शे में भारत के इस इक़दाम को उसने तस्लीम नहीं किया और जम्मू कश्मीर को अलग से दिखाया है। आलमी इदारा सेहत का ये इक़दाम भी कश्मीर से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ की नफ़ी है, जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ़ और DGISI से मुलाकात भी हुई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से। पिछले दिनों हमने देखा दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद मुल्क में ज़ाहिर है एक लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हो रहा था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स इस हवाले से कितनी अहम थी कि लोगों को और दुनिया को आकर बताया जाता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए और कितनी कामयाबियां हमने हासिल की? शाज़िया, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ ये बड़ी बरवक्त और बड़ी अहम और मुदल्लिल कॉन्फ्रेंस थी और वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना तो अपनी जगह पे अपनी कौम को एतमाद में लेना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो बलूचिस्तान में 3-4 वाक़यात हुए पिछले 2-3 महीनों में, एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था कि शायद दहशतगर्दी वापस लौट आई है, हमारे अदारे उस पर काबू नहीं पा सके हैं। हाँ। और शायद खुदा न खास्ता हालात फिर उसी तरह होने जा रहे हैं जिस तरह आज से 10 साल पहले थे। तो इसलिए पूरी कौम को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी था और उन्होंने यही बताया कि हम अपनी जो सिक्योरिटी रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं उनसे गाफिल नहीं है। फाटा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां पे फेंसिंग हो चुकी है, एडिशनल फोर्स खड़ी कर दी गई है, वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जारी हैं,
और अब हमारा फोकस बलूचिस्तान की तरफ है। यही मैं आपसे पूछने लगी थी। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का सवाया और जो इंसर्जेंसी है वहां पर, जो एक अदम तहफ्फुज़ का एहसास है बलूचिस्तान के लोगों में, रिसेंटली जो मच का वाकया है, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? शादिया चैलेंज इसलिए नहीं है, मैं सिर्फ इसकी वजाहत यूं कर दूं कि पहली बात यह है बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी नहीं है। जो BLA के एलिमेंट हैं जो इस वक्त भागकर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और होस्टाइल एजेंसीज के हाथ में आलाकार बने हुए हैं, वो लोग स्पोरेडिक अटैक्स कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तकरीबन 5 से 6 अटैक पिछले 2 माह में हो चुके हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इलाके के एतबार से बड़ा वसी इलाका है, इतना गुंजान आबाद नहीं है। और फिर इस इलाका ऐसा है कि जिसमें पनाहगाहें मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। इसकी भी जब तहकीकात हो जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये वाकया क्या था। इसलिए मैं अभी इस पर क्या राय नहीं करना चाहता, या मुझे जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको अभी वक्त से पहले नहीं निकालना चाहता। बात ये है, ये भी इसके भी हालात सामने आ जाएंगे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कंट्रोल से बाहर हो। ऐसे वाकयात हो जाते हैं। 22 करोड़ की आबादी है, इतना वसी मुल्क है, इतना बड़ा सूबा है, उसमें अगर 2-4 वाकयात हो जाएं तो यकीनन ये भी नहीं होने चाहिए। कोशिश तो यही है, लेकिन अगर हो जाए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। अच्छा जनरल साहब, वहां पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब सलामती काउंसिल में जो भारत को अहम कमेटियों के सरबराही नहीं मिली जो भारत चाहता था, अभी मैंने जो अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या ये पाकिस्तान की कोशिशों से आप समझ रहे हैं कि मुमकिन हुआ है? पाकिस्तान भारत को जिस तरीके से पूरी दुनिया में बेनकाब कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो भारत के खिलाफ जो डोजियर हमने पेश किया, फिर वज़ीर ख़ारजा गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते रहते हैं, दुनिया को बताते रहते हैं कि भारत का असल चेहरा क्या है। तो उसी वजह से दुनिया का भारत से एतमाद उठ रहा है और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी यकीनन देखिए, उसमें जो हमारी कामयाबी है वो ये है कि हमने पहली बात यह है कुलभूषण यादव और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरीके से हिंदुस्तान को बेनकाब किया और एक फॉल्स आइडेंटिटी पे एक दहशतगर्द को हमारे मुल्क में भेजने का जो उन्होंने मजमूम काम किया था उसमें उन्हें बेनकाब किया। फिर एक जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है उससे इंडिया बहुत डिस्क्रेडिट हुआ है। फिर हमने जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करके जो डोसियर्स बनाए हैं और जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो दहशत गर्दों को फंडिंग हो रही है, जो 66 कैंप अफगानिस्तान में उनके ऑपरेट कर रहे हैं और जो कुछ वो मुल्क के अंदर और जो कुछ कश्मीर में कर रहे हैं, इन तमाम का जो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा शेयरिंग की है, उस वजह से हिंदुस्तान बहुत बुरे तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है। और यही वजह है कि अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसको वो पोजीशन या वो मकाम देने को तैयार नहीं है जो जिसका वो ख्वाहां है। और अब पाकिस्तान और चाइना को जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जगह मिली है उस कमेटी में, ये सब इस बात की गमाजी करती हैं कि हमारा जो एक मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान एक हिंदू इंतहा परस्त रियासत बन चुका है और वो छोटी रियासतों के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और मुदाखलत कर रहा है, उसको ट्रैक्शन मिली है और दुनिया ने इस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से इंडिया डिस्क्रेडिट होता जा रहा है।